आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे सुबह 10:45 पर बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:40 पर श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रावस्ती और बस्ती दोनों ही सीटों पर 25 मई को वोट पड़ने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान 22 मई को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेगा। शाम 4 बजे पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट लौटेंगे। इसके बाद यहां से विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और आपको बता दें कि द्वारका सेक्टर 14 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसुनवाई में भारी भीड़ जुटने की संभावना है, इसलिए यातायात प्रभावित हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने द्वारका के कुछ रास्तों में बदलाव किया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सेक्टर 14 स्थित वेगास मॉल के सामने डीडीए पार्क में जनसभा आयोजित होगी। शाम करीब 6 बजे से रात 8 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने जनसभा स्थल का मुआयना भी किया। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे रैली के आसपास बेवजह ना जाएं। इन इलाकों में एक से दूसरी जगह जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले इस कार्यक्रम के चलते अतिरिक्त समय लेकर निकलें। आयोजन स्थल के आसपास सड़क पर वाहनों को खड़ा ना करें। ऐसी गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आज जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर बैठक की गई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भीड़ से लेकर मंच संचालन तक की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। यह रैली 4 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर हो रही है, जिसमें दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र शामिल है। इसलिए सभी संसदीय क्षेत्रों से लोग रैली में प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए पहुंचेंगे। मंच पर भी चारों लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जगह दी जाएगी। ये इंडी गठबंधन वाले और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक गलती की। हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। अगर युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अब सिर्फ पीओके ही वापस लेना बाकी है और हम इसे वापस लेंगे। और जब हम ये नारे लगाते थे, धारा 370 हटाने की बात करते थे, तो कई बार अपने ही कार्यकर्ता कहते थे बहुत मुश्किल है साहब, ये तो चुनाव के समय कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक काम बाकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की थी। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेते रहेंगे, वो हम लेते रहेंगे। देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस के सिर पर है। धारा 370 डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया। कौन है धारा 370 में? कौन है 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान का प्रावधान किया? ये पाप भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने
और उस पाप को समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस देश को विकसित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी ने देखा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है और दूसरी तरफ कांग्रेस शासन में देश को केवल आतंकवाद, नक्सलवाद और गरीब किसानों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि मिली है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को भ्रष्टाचार और बर्बाद और तुष्टीकरण में लेकर के डूब रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए, इस गरीब कल्याण की योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए और इस देश को दुनिया में सिरमौर बनाने वाले लोग हैं एक तरफ, और एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने 2014 के बाद का परिवर्तन देखा होगा। जिस तरह से 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। और एक आपने ये भी देखा होगा, अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं और एक तरफ वो लोग हैं तो इस देश पर 70 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में उन्होंने इस देश को सिवाय आतंकवाद के, नक्सलवाद के, तुष्टीकरण के और किसान और गरीब को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली इस कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पे थी, आज हम 5वें पायदान पे हैं। 2 साल बाद हम 3रे पायदान पर होंगे और इसके बाद दुनिया में हम पहले नंबर के होंगे। और आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयान दिया और कहा, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नाटक को जान गई है। एक तरफ पंजाब में वे कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वहीं दिल्ली और हरियाणा में दोस्ती निभा रहे हैं। दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें तो हम जीतेंगे लेकिन दिल्ली में आने वाले समय में बीजेपी की सरकार भी बनाएंगे। और इसी के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि प्रधानमंत्री के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। वे जान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन 300 सीट पार कर चुकी है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 छोड़ो, उनके लिए 240 सीटें लाना भी मुश्किल है। घर बैठे अपना आराम से निश्चिंत रहे, रिजल्ट का इंतजार करें। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए इस तरह का बयान दे रहे। छपरा में जो कहा कि हमारा कोई परिवार नहीं है, जनता ही मेरा परिवार है। मेरा भी पूरा देश परिवार है, मेरे परिवार का परिवार है।
और आपको बता दें, बिहार के पटना के दानापुर में भयानक ट्रक हादसा हुआ। शाहपुर थाना क्षेत्र के उसरी पुल के पास एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की मृत्यु हो गई। वही घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी की। मामले की जानकारी देते हुए दानापुर एसीपी दीक्षा ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के उसरी इलाके से सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर के पलट जाने से उसके चालक की मृत्यु हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर हंगामा काटा। पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने पुलिस गाड़ी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर और एक होमगार्ड को भी चोट आई है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसरी शाहपुर थाना का जो उसरी क्षेत्र है, जो मोड़ है, वहां से आज सूचना मिली शाम में कि एक ट्रैक्टर के पलट जाने से उसके चालक की मृत्यु हो गई है और वहां के कुछ स्थानीय लोग जो है आक्रोशित होकर हुड़दंग कर रहे हैं, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस पहुंच रही थी। जो सबसे पास की गश्त की गाड़ी थी, उसके पहुंचते ही वहां के जो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने बदमाशी करते हुए उस गाड़ी पे पत्थर चलाने शुरू कर दिए, जिसमें कि जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसको और जो साथ में होमगार्ड बैठा था उसको बड़ी चोटें भी आई। जब उसके पश्चात बाकी की पुलिस की गाड़ियां आई, फोर्स आई, तो मौके को कंट्रोल किया गया और यहाँ पे जो बॉडी थी उसको अब अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। सॉरी, पुलिस को चोटें आई हैं, कुछ चोटें आई हैं। कितने पुलिस घायल हुए हैं? 2 लोगों को चोटें आई हैं। फायरिंग करने की सूचना है? नहीं, ऐसा कुछ। बाकी सब यहाँ पे कैमरास वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ पे सारी जांच जारी है। पूरा इन्फॉर्मेशन जो है लोकल्स भी पूरा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बदमाश लोगों द्वारा ये घटना की गई है, जिसमें एक ठेला वाला को भी धक्का-मुक्की करी गई थी और कुछ और लोगों को उस सब की जांच की जाएगी। परंतु जो मामला सामने आ रहा है उसमें गाड़ी ट्रैक्टर बहुत आगे था और पुलिस की गाड़ी काफी दूर थी उससे, जिससे कि प्रशासन कितनी गाड़ियां गई है? एक गाड़ी को वहीं पे जो है तोड़ के उसमें आ गई। घटना से किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? जी, जो यहाँ पर लोग पत्थर हमारे पहुंचने के पश्चात भी मार रहे थे, फेंक के भाग रहे थे, उन लोगों को खदेड़ के पकड़ा गया है। उन सबका सत्यापन अभी करके बाकी की जानकारी वो बाद में जानकारी दे देंगे। सत्यापन इत्यादि करके मृतक की अभी पहचान स्थापित हुई है, वो शाहपुर का रहने वाला है। बाकी की उसके परिजनों से कॉन्टैक्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जांच के पश्चात। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं नवीन बाबू से सीधे सवाल पूछता हूं और मुझे उनके बाबू का नहीं, उनका जवाब चाहिए। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबियां कहां गायब हो गईं? नवीन बाबू मुझे जवाब दे कि डुप्लीकेट चाबियां बनाई गई या नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाई है। 100 दिन के अंदर जिन्होंने रत्न भंडार में डाका डाला है, उन्हें सीधा करने का काम भाजपा करेगी। नवीन भाइयों बहनों, आज मैं यहां से नवीन बाबू को सीधा पूछना चाहता हूं। नवीन बाबू, आपके बाबू का मुझे जवाब नहीं चाहिए, जवाब ओडिया में दीजिए। रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू, आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप जवाब दीजिए। डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? अरे नवीन बाबू, जवाब दीजिए। आपने रत्न भंडार की जांच आयोग का रिपोर्ट क्यों छुपा कर रखा है? भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, ओडिशा में भाजपा सरकार बना दीजिए, रानी साहिबा को और हमारे डॉक्टर को जिता दीजिए। 100 दिन के अंदर जिन्होंने रत्न भंडार में डाका डाला है, उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां से नवीन बाबू और सपा मुखिया अखिलेश यादव
की रैलियों में भारी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं। इसी वजह से उनकी रैलियों में भगदड़ की स्थिति बन रही है। पहले फूलपुर, फिर संत कबीर नगर और अब आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से रैली में भगदड़ मच गई। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश की रैली के दौरान एक बार फिर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच की ओर बढ़ने पर सपा कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया और कार्यकर्ता एक दूसरे पर चढ़कर भागते हुए नजर आए। इस दौरान जिस स्टैंड पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गए। इतना ही नहीं, जैसे ही आगे से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, पीछे वाले कार्यकर्ता अपने आप ही वहां से भाग निकले। और बिजनौर के बड़ापुर इलाके में घर के बाहर खड़ी स्कूली वैन में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पास में ही खड़ी दूसरी गाड़ी को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। स्थानीय लोगों और दमकल की टीम ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जल चुकी थी। दरअसल मामला बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और झारखंड के बोकारो में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। भारत लगातार पहले की अपेक्षा में धनवान होता जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो वह गरीबी दूर करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते थे। आप आंकड़े उठा लो, इन्होंने कितनी गरीबी दूर की है। इन्होंने गरीबी हटाने की बात सिर्फ की, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन मैं 9 साल में पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। और इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को हुए 5वें चरण के मतदान के बाद मंगलवार को 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। जानकारी के अनुसार आरजेडी उम्मीदवार रोनी आचार्य के बूथ पर जाने से बवाल हुआ था और जिसके बाद बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था, 2 पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, यहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं, इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इंटरनेट को बैन भी किया जाएगा पूरे जिले में कुछ समय के लिए, और लगातार हमारा हर जगह पे फ्लैग मार्च भी रहेगा। जी धन्यवाद। कारण क्या है सर? घटना का मुख्य कारण क्या है? जो कल घटना हुई थी, ये राजनीतिक विवाद हुआ था 2 पक्षों के बीच में, संभवतः उसी की प्रक्रिया है। धन्यवाद। जी एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसपे एफआईआर दर्ज। और एमपी के रागौरी व सौंसर की कंपोजिट शराब दुकान हटाने को लेकर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को रंगारी के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में सांकेतिक धरना दिया था और उग्र प्रदर्शन भी किया था। वही ज्ञापन लेने एसडीएम के
देरी से पहुंचने पर महिलाएं कार्यालय के भीतर घुसी और चूड़ियां फेंकी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो शराब दुकान के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। लगभग 30 से 40 मिनट के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल पहुंचे, जहां विधायक ने पहले तो उन्हें खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद में शराब दुकानों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। हम लोग कांग्रेस के लोग शांतिप्रिय लोग। सवाल इस बात का था कि शराब की दुकानें 2 जगह खुली, वार्ड नंबर 14 में और एक रंगारी में। इसको लेकर बहुत दिनों से मुहिम चल रही है। हमारे कांग्रेस के लोग और सभी गांव के लोग इसमें मुहिम में भाग ले रहे हैं और बंद कराने की मांग कर रहे हैं। सवाल इस बात का हो कि हम लोग गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं। जब एसडीएम से मिलने गए, एसडीएम ने कहा 20 मिनट बाद आऊंगा। अब जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है कोई, आपको 2 मिनट के लिए बाहर बुला रहे हैं और आप जनता के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि 20 मिनट बाद आएंगे, तरीका नहीं होता। तो हमने नाराजगी व्यक्त की और फिर उसके बाद थाना प्रभारी वगैरह उनको बुलाने गए। उसके बाद आए वो, लेकिन ये इस तरह के रोज से जनता आक्रोशित थी कि भाई आप ज्वलन मुद्दे को लेकर के हम आपको बाहर बुला रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि अधिकारी जो है आप लोगों को हल्के में लेते हैं? अधिकारी हल्के में लेके हमको ठीक करना भी आता है। हमने ठीक किया और फिर जब उनने फिर बाद में खेद व्यक्त किया। बात इस बात की नहीं है, अधिकारी जो है कतई ये न समझे। मैंने कहा कि विपक्ष का विधायक हो, इसका मतलब ये नहीं समझो कि आप कोई, हम लोग कुछ भी कर डाले। अधिकारी इस बात को लेकर के संज्ञान में रहे और आने वाले समय में अगर कोई ऐसे गलती करेंगे तो हमको सड़क पर उतर के हमको ठीक करना भी आता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में छात्र की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे की जो कहानी बताई, उसको सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मृतक छात्र के दोस्त का गांव की किसी शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। छात्र ने एक दिन इस बात का जिक्र महिला के रिश्तेदारों से कर दिया। जब इस बात की जानकारी महिला के प्रेमी यानी छात्र के दोस्त को हुई तो उसने छात्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपी ने अपने 2 दोस्तों संग मिलकर पहले तो छात्र की हत्या की, फिर शव को जंगल में गाड़ दिया। पुलिस ने इसी सिलसिले में प्रदीप को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया। कड़ाई से पूछताछ में वह टूट गया और अन्य 2 दोस्त संग मिलकर पंकज की हत्या करने की बात कबूल कर ली। वहीं प्रदीप ने पुलिस को बताया कि पंकज सनावत में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 17 मई की शाम को वह सनावत से घर सिराली आने के लिए बस में बैठा था। बस सनावत थाना क्षेत्र के दोड़वा गांव से 25 किलोमीटर तक जाती है। यहां से सिराली गांव 10 किलोमीटर बताया जाता है। थाना बीकन गांव के ग्राम सिराली का एक व्यक्ति जो करीब 22 साल का पंकज गुर्जर है, उसके संबंध में 18 तारीख को ये जानकारी मिली कि यह गुम हो गया है। और इस गुमशुदगी की जब विस्तृत जांच करी तो यह जानकारी मिली कि गुमशुदा व्यक्ति अपने ही दोस्त प्रदीप के साथ में गया था। इस संबंध में इसके दोस्त प्रदीप से विस्तृत पूछताछ करी तो पता चला कि प्रदीप ने खंडवा के धनगांव थाना क्षेत्र के अतर गांव के पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पे अपने ही दोस्त पंकज को मार दिया है। और मौके पे हमारे थाना बीकन गांव की टीम और खंडवा ज़िले की धनगांव थाने की टीम जाकर देखा तो ये मामला सही पाया गया और इस संबंध में स्थानीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी सूचित किया गया। मौके पे हमारी एफएसएल की टीम भी गई और प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला होने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन्वेस्टिगेशन में प्रारंभिक तौर से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक पंकज को उसके ही साथी प्रदीप ने मार दिया और इसके पीछे जो प्रथम दृष्टया कारण पता चला है वो प्रेम प्रसंग का पता चला है। इस संबंध में क्योंकि विवेचना जारी है और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। बात किस बात पे? मृतक पंकज को आरोपी प्रदीप के एक महिला जो कि शादीशुदा है उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला और इस संबंध में मृतक पंकज ने उसके सगे संबंधियों को बता दिया। इसी बात से आरोपी प्रदीप नाराज़ था और इस नाराज़गी के चलते ही उसने मृतक को अपने साथ में ले जाकर खंडवा ज़िले के धनगांव थाना क्षेत्र के अतर पहाड़ी के पास में उसने मार दिया और वहीं पर उसको गाड़ दी। कितने आरोपी अभी गिरफ्तार
अभी जो आरोपी प्रदीप है वो पुलिस हिरासत में है और कार्रवाई। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज पर। नमस्कार।